दोस्तों, आज की कहानी है माता पिता के बुढ़ापे की लाठी। बुढ़ापे के पहले ही टूट गई। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। राकेश घबराया कि उसने ऐसा क्या कह दिया कि मैं रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो माँ, आप नाराज़ क्यों हो गई? आप हमेशा ही भारत छोड़ने से पहले जरा जरा सी बात पर रोने लगती हैं। इस बार मैं अपने बेटे राकेश के साथ 4 साल बाद भारत आई थी। वे तो नहीं आ पाए थे। बिटिया को घर में पर ही लंदन में छोड़ आई थी ताकि वह कम से कम अपने पिता को खाना तो समय पर बनाकर खिला देगी। पिछली बार जब मैं दिल्ली आई थी तब पिताजी IIT परिसर में ही रहते थे। वे प्रबंधक थे। वहाँ पर 3 साल पहले वे सेवानिवृत्त होकर आगरा चले गए थे। वहीं पर अपने पुश्तैनी घर में अम्मा और पिताजी अकेले ही रहते थे। पिताजी की तबीयत कुछ ढीली रहती थी, पर अम्मा हमेशा से ही स्वस्थ थी। वे घर को चला रही थी और पिताजी की देखभाल कर रही थी। वैसे भी उनकी कौन देख रेख करता। मैं तो लंदन में बस गई थी। बेटी के ऊपर कोई जोर थोड़ी ही होता है जो उसे प्यार से जिद करके भारत लौट आने के लिए कहते। बेटा न होने के कारण अम्मा और पिताजी आंसू बहाने लगते और मैं उनका रोने में साथ देने के सिवा और क्या कर सकती थी। पहले जब पिताजी दिल्ली में रहते थे तब बहुत आराम रहता था। मेरी ससुराल भी दिल्ली में है। आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। दोपहर का खाना पिताजी के साथ और शाम को ससुराल में आना जाना लगा ही रहता था। मेरे दोनों देवर भी बेचारे इतने अच्छे हैं कि अपनी कारों से इधर उधर घुमा फिरा देते। अब इस बार मालूम हुआ कि कितनी परेशानी होती है भारत में सफ़र करने में। देवर बेचारे तो स्टेशन तक गाड़ी पर चढ़ा देते या आगरा से आते समय स्टेशन पर लेने आ जाते। बाकी तो सफ़र की परेशानियाँ खुद ही उठानी थी। वैसे राकेश को रेलगाड़ी में सफ़र करना बहुत अच्छा लगता था। स्टेशन पर जब गाड़ी खड़ी होती तो प्लेटफार्म पर खाने की चीज़ें खरीदने की उसकी बहुत इच्छा होती थी। मैं उसको बहुत मुश्किल से मना कर पाती थी। आगरा में मुझे 3 दिन रुकना था क्योंकि 10 दिन बाद तो हमें लंदन लौट जाना था। बहुत दिल टूट रहा था। मुझे मालूम था ये 3 दिन अच्छे नहीं कटेंगे। मैं मन ही मन रोती रहूंगी। अम्मा तो रह रह कर आंसू बहाएगी ही और पिताजी भी बेचारे अलग दुखी होंगे। पिताजी ने सक्रिय जिंदगी बिताई थी, परंतु अब बेचारे अधिकतर घर की 4 दीवारी के अंदर ही रहते हैं। कभी कभी अम्मा उनको घुमाने के लिए ले तो जाती थी, परंतु यही डर लगता था कि बेचारे लड़खड़ा कर गिर ना पड़े। रेलवे स्टेशन पर छोटा देवर छोड़ने आया था। उसको कोई काम था, इसलिए गाड़ी में चढ़ाकर चला गया। साथ में वह कई पत्रिकाएं भी छोड़ गया था। राकेश एक पत्रिका देने में उलझा हुआ था। मैं भी एक कहानी पढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर अम्मा और पिताजी की बात सोचकर मन बोझिल हो रहा था। गाड़ी चलने में अभी 10 मिनट बाकी थे। तभी एक महिला और उसके साथ लगभग 7-8 साल का एक लड़का गाड़ी के डिब्बे में चढ़ा। कुली ने आकर उनका सामान हमारे सामने वाली बर्थ के नीचे ठीक तरह से रख दिया। कुली सामान रखकर नीचे उतर गया। वह महिला उसके पीछे पीछे गई। उनके साथ आया लड़का वहीं उनकी बर्थ पर बैठ गया। कुली को पैसे प्लेटफार्म पर खड़े एक नवयुवक ने दिया। वह महिला उस नवयुवक से बातें कर रही थी। तभी गाड़ी ने सीटी दे दी तो महिला डिब्बे में चढ़ गई। अच्छा दीदी, जीजा जी से मेरा नमस्ते कहना, उस नवयुवक ने खिड़की में से झांकते हुए कहा। वह महिला अपनी बर्थ पर आकर बैठ गई। अरे बंटी, तूने मम्मा जी को जाते हुए नमस्ते की या नहीं? उस लड़के ने पत्रिका से नज़र उठाकर बस हाँ कहा और पढ़ने में लीन हो गया। गर्मी काफ़ी हो रही थी। पंखा अपनी पूरी शक्ति से घूम रहा था, परंतु गर्मी को कम करने में वह अधिक सफल नहीं हो पा रहा था। 5-7 मिनट तक वह महिला चुप रही और मैं भी खामोश ही रही।
शायद हम दोनों ही सोच रही थी कि देखिए कौन बात पहले शुरू करता है। आखिर उस महिला से नहीं रहा गया। पूछ ही बैठी, कहाँ जा रही हैं आप? आगरा जा रही हैं। और आप कहाँ जा रही हैं? मैंने पूछा। हम तो आपसे पहले मथुरा में उतर जाएंगे। उसने कहा, क्या आप विदेश में रहती हैं? हाँ, पिछले 15 वर्षों से लंदन में रहती हूँ। लेकिन आपने कैसे जाना कि मैं विदेश में रहती हूँ? मैं पूछ बैठी। आपके बोलने के तौर तरीके से कुछ ऐसा ही लगा। मैंने देखा है कि जो भारतीय विदेशी में रहते हैं उनका बातचीत करने का ढंग ही अनोखा होता है। वे कुछ ही मिनटों में बिना कहे ही बता देते हैं कि वे भारत में नहीं रहते। आपने यहाँ भ्रमण करवाया है। अपने बेटे को उसने राकेश की ओर इशारा करके कहा। मैं तो बस घर वालों से मिलने आई थी। अम्मा और पिताजी से मिलने आगरा जा रही हूँ। पहले जब वे हौज खास में रहते थे तो कम से कम मेरा भारत भ्रमण का आधा समय रेलगाड़ी में तो नहीं बीतता था। मेरे लहजे में शिकायत थी। आपके पिताजी हौज खास में कहाँ रहते थे? उसने उत्सुकता से पूछा। पिताजी हौज खास में IIT में 20 साल से अधिक रहे। मैंने कहा, अब सेवानिवृत्त होकर आगरा में रह रहे हैं। आपके पिताजी IIT में थे। क्या नाम है उनका? मेरे पिताजी भी वहीं प्रोफेसर हैं। उनका नाम हरीश कुमार है। मैंने कहा। मेरे पिताजी का नाम सुनकर वह महिला सन्नसी रह गई। उसका चेहरा फपक पड़ा। वह अपनी बर्थ में उठकर हमारी बर्थ पर आ गई। जीजी, आप मुझे नहीं जानती, मैं माधुरी हूँ, उसने धीमे से कहा। उसकी वाणी भावावेश से कांप रही थी। माधुरी, मैंने मस्तिष्क पर जोर डालने की कोशिश की तो अचानक यह नाम बिजली की तरह मेरी स्मृतियों में कूद गया। कमल की शादी मेरे से ही तय हुई थी। कहते हुए माधुरी की आंखें छलछला उठी। कमल नाम सुनकर एक बारगी में कांप सी गई। 12 साल पहले का हर पल मेरे समक्ष ऐसे साकार हो उठा जैसे कल की ही बात हो। पिताजी ने कमल की मृत्यु का तार दिया था। उसका लाडला मेरा अकेला चहेता छोटा भाई एक ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो गया था। अम्मा और पिताजी के बुढ़ापे की लाठी उनके बुढ़ापे से पहले ही टूट गई थी। कमल ने IIT से ही इंजीनियरिंग की थी। पिताजी और माधुरी के पिता दोनों ही अच्छे मित्र थे। कमल और माधुरी की सगाई भी कर दी गई थी। वे दोनों एक दूसरे को चाहते भी थे। बस हमारे कारण शादी में देरी हो रही थी। गर्मी की छुट्टियों में हमारा भारत आने का पक्का कार्यक्रम था। पर इससे पहले कि हम शादी के लिए आ पाते, कमल ही सबको छोड़कर चला गया। हम तो शहनाई के माहौल में आने वाले थे और आए तब जब मातम मनाया जा रहा था। मैंने माधुरी के कंधे पर हाथ रखकर उसकी पीठ सहलाई। राकेश मेरी ओर देख रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने राकेश को कहा, तुम भोजन कक्ष में जाकर कुछ खा पी लो और बंटी को भी ले आओ। अपने पर्स से एक 20,000 का नोट निकालकर मैंने राकेश को दे दिया। वह खुशी खुशी बंटी को लेकर चला गया। उनके जाते ही मेरी आंखों में छलछला उठी। अब पुरानी बातों को सोचने में दुखी होने का क्या फायदा। माधुरी, हमारा और उसका इतना ही साथ था। मैंने सांत्वना देने की कोशिश की। यह शुक्र करो कि वह तुमको मझधार में छोड़कर नहीं गया। तुम्हारा जीवन बर्बाद होने से बच गया। दीदी, मैं सारा जीवन उनकी याद में अम्मा और पिताजी की सेवा करके काट देती। माधुरी कमल की मृत्यु के बाद बहुत मुश्किल से शादी कराने को राजी हुई थी। यहाँ तक कि अम्मा और पिताजी ने भी उसको काफ़ी समझाया था। कमल की मृत्यु के 3 वर्ष बाद माधुरी की शादी हुई थी। तुम्हारे पति आजकल मथुरा में हैं? मैंने पूछा। हाँ, वे वहाँ तेल शोधन करवाने में नौकरी करते हैं। तुम खुश हो ना? माधुरी, मैं पूछ ही बैठी। हाँ, बहुत खुश हूँ। वे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बड़े अच्छे स्वभाव के हैं। मैं तो खुद ही अपने दुखों का कारण हूँ। जब भी कभी कमल का ध्यान आ जाता है तो मेरा मन दुखी हो जाता है। वे बेचारे सोच सोच कर परेशान होते हैं कि उनमें से तो कोई गलती नहीं हो गई।
सच दीदी, कमल को मैं अब तक दिल से नहीं भुला सकी। माधुरी फूट फूट कर रोने लगी। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद हम दोनों ने आंसू पोंछ डाले। मुझे पिताजी से मालूम हुआ था कि चाचा चाची आगरा में हैं, इतने पास हैं, मिलने की इच्छा भी होती है, पर इनसे क्या कहकर उनको मिलवाऊंगी, यही सोचकर रह जाती हूँ। माधुरी बोली, अगर मिल सको तो वे दोनों को बहुत प्रसन्न होंगे, पिताजी के दिल को काफ़ी चैन मिलेगा। मैंने कहा, पर अपने पति से झूठ बोलने की गलती मत करना। मैंने सुझाव दिया, अगर कमल की मृत्यु न होती तो दीदी आज आप मेरी ननद होती। माधुरी ने आहत मन से कहा। मैं उनकी इस बात का क्या उत्तर देती। बच्चों को भोजन कक्ष में गए। काफ़ी देर हो गई थी। माधुरा, स्टेशन भी कुछ देर में आने वाला ही था। तुम को लेने आएंगे क्या स्टेशन पर? मैंने बात को बदलने के विचार से कहा। कहाँ आएंगे दीदी, गाड़ी 3 बजे मथुरा पहुँचेगी, तब वे फैक्ट्री में होंगे। हाँ, कार भेज देंगे। घर पर भी शाम के 7 बजे से पहले नहीं आ पाते। इंजीनियरों के पास काम अधिक ही रहता है।